Yes, Manathan and guys, with the new lesson and this is the second part. लेकिन मैंने आपको लास्ट लेसन में क्या छुड़ाया था, इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी। तो चिंता मत करो, इस वाले लेसन में हम उसको डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छे से। लास्ट लेसन में ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, कोई दिक्कत नहीं, इस वाले लेसन में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो बेसिकली इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है क्या? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है क्या? रुको एक मिनट। यस, सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। देखो, सबसे पहली बात तो क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, इल्बर्ट बिल आने के पहले ये 1883 में आया था। याद रखना, ये नेक्स्ट ईयर ही क्या हो जाएगी, आपकी कांग्रेस आ जाएगी। लेकिन एक वन ऑफ द रीज़न ये भी था कांग्रेस का, ठीक है। तो 1873 में क्या था, एक बिल आया था गाइस ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उसमें क्या था, उसमें ये था कि कोई भी इंडियन जज ट्रायल नहीं करेगा कोई भी यूरोपियन को, वो रिलेटेड हो मर्डर से और इम्प्रिजनमेंट से, ठीक है। कोई इंडियन जज ट्राई नहीं करेगा कोई भी यूरोपियन को, ये याद रखो, ठीक है। हो गया भाई, इतना क्लियर। अब दूसरी बात ये है, तो लॉर्ड रिपन ने क्या सोचा, लेकिन हाँ, उसके पहले जो प्रेसिडेंसी जो कोर्ट होते थे वहाँ पर ट्रायल कर सकते थे क्रिमिनल। उसके पहले ये वाला बिल आया, उसके पहले ट्रायल कर सकते थे जो इंडियन जज होते हैं यूरोपियंस को क्रिमिनल केसेस में। लेकिन इल्बर्ट बेसिकली कौन, इल्बर्ट जो है वो लॉ मेंबर था, ठीक है, वहाँ पर पार्लियामेंट में, ठीक है। अब यहाँ पर वॉइसरॉय कौन था? चलो बताओ मुझे, इल्बर्ट विल के टाइम पे वॉइसरॉय कौन था इंडिया में, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या था, ये चाह रहे थे कि जो इनहेरेंट डिस्क्रिमिनेशन है इसराइल लॉ के अंदर उसको ख़त्म किया जाए और इंडियन जजेस को अलाउ किया जाए ताकि वो ट्रायल कर सके ब्रिटिश यूरोपियंस को, जो यूरोपियंस क्रिमिनल्स हैं उनको। बस ये बात है ना, यूरोपियंस क्रिमिनल्स हैं। लेकिन अब जितने भी इंडिया में जो ब्रिटिश लोग रहते थे उन सब ने यहाँ पर क्या छेड़ दी, जिसको हम बोलते हैं वाइट म्यूटिनी, ठीक है। हाँ, इसको हम थोड़ी सी जो है म्यूटिनी के नाम पर इसको जानते हैं, वाइट म्यूटिनी है ये। क्यों है, देखो, अब देखो, कोई भी अगर क्योंकि रेशियल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा रहता था इनके अंदर। तो कहते थे कि हम जो है किस तरीके से हो सकता है कि कोई जो इंडियन है वो एक यूरोपियन को ट्रायल कर सके बेसिकली एज ए जज, ठीक है। तो अब इतना प्रेशर बना गवर्नमेंट पे कि उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने नहीं थे। उन्होंने इसमें क्या किया, इन्होंने उसमें एक अमेंडमेंट किया और इसको वापस लेकर के आए, ठीक है। फिर इसमें अमेंडमेंट किया, ठीक है, अमेंडमेंट किया और उन्होंने क्या किया कि अब जो ये यूरोपियन आपका जो बेसिकली क्रिमिनल है और जो बेसिकली रिस्पोंडेंट है, वो क्या करेंगे, वो मांग कर सकते हैं ट्रायल बाय ज्यूरी जो यूरोपियन है, ठीक है। इसमें 50% के होने चाहिए आपके यूरोपियंस, जज जो होंगे वो यूरोपियन होंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो 50% इंडियंस तो हैं वो रहेंगे ही, लेकिन उसके अलावा जूरी के अंदर 50% एटलीस्ट जो है आपके कौन होने चाहिए, यूरोपियन। तो वही बात घूम फिर के आ गई, ठीक है। तो ये इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी थी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ द नेशनलिज्म एंड नेशनल मूवमेंट, ठीक है। स्टेजेस देखेंगे, यहाँ से आपको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर मिलेगा किस तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट आया, ठीक है। तो नेशनल मूवमेंट सजेस्टेड 3 ब्रॉड स्टेजेस हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। आपको पता ही वाली बातें, ठीक है। फर्स्ट स्टेज जो है आपकी 1885 से 1905 तक, यस। इसको हम बोलते थे जो बेसिकली क्या है, मॉडरेट फेज है। द विजन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिम, वेग एंड कन्फ्यूज्ड। क्यों है ऐसा, वो हम डिस्कस करेंगे। द मूवमेंट वॉज कन्फाइंड टू अ हैंडफुल ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिर्फ चुने हुए मुट्ठी भर लोग ही थे जो इसको हैंडल कर रहे थे पूरे मूवमेंट को, हु ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द वेस्टर्न लिबरल एंड द रेडिकल थॉट्स, ठीक है। ये तो था पहला। दूसरा आपका सेकंड स्टेज इन 1905 से 1980 द कांग्रेस कम ऑफ एज एंड इट्स एम एंड स्कोप वर कंसिडरेबली एक्सटेंडेड। अब यहाँ पे कांग्रेस जो थी उसका बेसिकली क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ, बड़े लोग जुड़ने लगे हैं इसमें। अब इट एम्ड एट ऑल अराउंड अपलिफ्ट द पीपल ऑफ द सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्वराज, ठीक है। स्वराज एंड सेल्फ गवर्नमेंट वॉज द गोल ऑफ द पॉलिटिकल फ्रंट। इन्होंने कहा था कि स्वराज जो है टोटली इनका मेन गोल होगा, ठीक है। सम प्रोग्रेसिव एलिमेंट जो कांग्रेस के, जैसे कि वेस्टर्न रेवोल्यूशनरी मेथड भी इसमें लिक्विडेट किए गए, आई मीन टू लिक्विडेट जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है उसको लिक्विडेट करने के लिए। फाइनल स्टेज है आपकी 1919 से 1947 जब हम बेसिकली इंडिपेंडेंस हमको मिला, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इसके अंदर कि किस तरीके से मॉडरेट फेज के अलावा एक्सट्रीमिस्ट फेज क्यों नहीं आया, वो इसी के अंदर आ गया आपके सेकंड स्टेज के अंदर, जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। फर्दर इसको डिवाइड करूँगा मैं भी, ठीक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। अब इसके अंदर वो ये वाला जो फेज था वो डोमिनेट किया था, ऑब्जेक्टिव था पूर्ण स्वराज एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस यहाँ पर हमको चाहिए, ये इन्होंने बोला इस वाले फेज के अंदर। वॉज टू अचीव अंडर दी लीडरशिप ऑफ दी महात्मा गांधी। यहाँ पर महात्मा गांधी बेसिकली गांधी नेरा भी इसको बोलते हैं, ठीक है, गांधी नेरा हम इसको बोलते हैं।
अब वॉज कैरेक्टरिस्टिकली इंडियन मेथड ऑफ नॉन वायलेंट एंड नॉन कॉपरेशन। तो इन्होंने ये वाली बेसिकली स्ट्रैटेजी तो थी इनकी, ये लेकर के आई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो फाउंडेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट फेज है बेसिकली है, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते हम कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका जेनेसिस टू एन एफर्ट ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल AOU, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके और बहुत सारे लोग इसके पीछे जुड़े हैं। एंड अज्यूम इट अपीयर्ड एज अ सडन एंड एफ्लोरेंसमेंट ऑफ एफ्लोरेंसेंस, ठीक है। इसका मतलब है कि किस तरीके से एक ये बेसिकली पर्टिकुलर फैक्टर का रिजल्ट नहीं है। कांग्रेस जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स है इसके और बहुत सारे इंडिविजुअल जुड़े हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। द वेरियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया एंड द फर्मेंट ऑफ द आइडियाज हैड प्रिपेयर द ग्राउंड एंड द फाउंडेशन ऑफ द इंडिया। देखो जैसे जिस तरीके से 1857 का रिवोल्ट अपने आप कोई सडन मूवमेंट नहीं था ना, उसके पहले बहुत सारे रिवोल्ट हुए 1904, 14, 17, 18 में, ठीक है। और 1842 में भी होता मेजर रिवॉल्यूशन था, ठीक है। और तो वो कुलिमिनेशन था, तब ये भी उस तरीके से जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ उनके ग्राउंड्स पर ही प्रिपेयर किया गया था। यस, एंड वॉज द ओनली विजिबल एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट नेशनल अवेकनिंग। बस ये था कि ये बड़े लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ। बहुत सारे इंटरप्रिटेशन इसके। द एफर्ट्स ऑफ द इंडियन नेशनल एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, ठीक है, द एफर्ट्स ऑफ द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा एंड इट्स लीडर सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इन ऑर्गेनाइजिंग द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ी बात है, डिजर्व दिस स्पेशल मेंशन, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एंड इन दिसंबर 1883 met the first Indian National Conference ये लेकर के आए, to which representative drawn from all major towns of the India यहाँ पर आए थे, ठीक है, were invited. However, the Indian National Conference was soon eclipsed by the more popular and more representative Indian National Congress. तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किसको सरपास किया, कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को, बाय द सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यस, अब इन 1885 मेट फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस एट बॉम्बे, ठीक है। तो पहली बार कहाँ मिले थे ये मिले थे बॉम्बे में, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द वोमेश चंद्र बनर्जी। सबसे पहली बार, एक सेकेंड, सबसे पहली बार जो बेसिकली कौन ने इसको प्रोसाइड किया, वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। यस, तो हम मॉडरेट फेज की स्पेसिफिकली बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक्सट्रीमिस्ट की बात करेंगे। तो नेशनल लीडर्स जो हैं दादा भाई नारोजी, है ना, जो PM मेहता, उसके बाद डी वाचा भी वन होता जो है पायनियर है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। वोमेश चंद्र चटर्जी, SN बनर्जी, हु डोमिनेट द कांग्रेस पॉलिसी ड्यूरिंग द पीरियड, वर स्टॉन्च बिलीवर इन लिबरलिज्म एंड जो है मॉडरेट पॉलिटिक्स में बिलीव करने वाले ये लोग थे, ठीक है। यस, अब इट केम टू बी लेबल्ड एज मॉडरेट्स। आई मीन सबको हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट्स। फर्स्ट फेज है ये, टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द न्यू लिबरलिस्ट, सॉरी जो द न्यू नेशनलिस्ट है उनसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इनको, जो अर्ली 20th सेंचुरी में है। एंड रिफर टू एज एक्सट्रीमिस्ट, जिनको बाद में एक्सट्रीमिस्ट बोला हमने। द पॉलिटिकल आउटलुक ऑफ द मॉडरेट्स एंड द मॉडरेट लीडर वर पॉलिटिकल आउटलुक वाज टू गेट इंडियन फ्रीडम फ्रॉम रेस एंड क्रीड प्रिजुडाइसिस, ठीक है। यस, यहाँ पर इन्होंने कहा कि टू गेट इंडियन फ्रीडम फ्रॉम द रेस एंड द क्रीड, इन्होंने बेसिकली कहा कि इंडियंस को अंदर से हमको आज़ादी दिलानी पड़ेगी, जो कि बेसिकली रेस और क्रीड प्रीजुडाइसिस है। आपको बताऊँ कि गाइस एक बात सुनो बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीजुडाइसिस जो होते हैं वो इस दुनिया का सबसे बुरी चीज़ है। जितने भी वॉर बैटल्स, जितने भी रिवोल्ट्स होते हैं, सब प्रीजुडाइसिस के बेसिस पर ही होते हैं। प्रीजुडाइसिस क्या होता है, इज द प्री कंसीव नोशन फॉर समथिंग, ठीक है। जैसे कि कास्ट, क्रीड, ठीक है, इसको लेकर के कोई कंट्री है उसके खिलाफ, जैसे कि पाकिस्तान है, उसके खिलाफ इंडिया में क्या सोच है, पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ क्या सोच है, वो प्रीजुडाइसिस है। भले ही वो खुद जाकर के उसका एनालिसिस नहीं किया उसने, लेकिन द प्री कंसीव नोशंस विच आर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सोशल अरेना, उसी को फॉलो करके और उसी के बेसिकली उसके रिएक्शन में हमारी एक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बुरी बात है। एंड वी होप फॉर टू एंड दिस ऑल प्रिजुडाइसेस, तब जाकर के एक पर्टिकुलर पीसफुल वर्ल्ड बनेगा जब ऑल प्रिजुडाइसेस कम टू एन एंड, ओके। सो इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, ये इनका आइडियाज थे। इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड एक्सटेंशन ऑफ द सिविल लिबर्टीज एंड एक्सटेंशन ऑफ देखो मैंने आपसे क्या कहा है, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। मैंने आपसे क्या कहा है कि ये बेसिकली किससे इंस्पायर थे, वेस्टर्न थॉट्स। यस, लिबरलिज्म वेस्टर्न थॉट्स से बिलीवर थे, इसलिए। अब उसके बाद आते हैं, दे वर बिलीवर ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लिबरलिज्म एंड द मॉडरेट लीडर वर द कन्विंस्ड बिलीवर्स इन द पॉलिसी ऑफ ग्रेजुअलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। चाहे धीरे धीरे क्यों ना हो, तुमको है जो है नॉन वायलेंट रहना है। और बेसिकली नॉन वायलेंट का यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकली नाम आता नहीं है, बस ये बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ बेसिकली वे ऑफ फ्रीडम हमको कैसे लेनी, कॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ, और ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू हम इसको लेंगे। और बहुत ही ज़्यादा एडमायर भी करते थे ब्रिटिश हिस्ट्री को, कल्चर को, ठीक है, और बेसिकली किस तरीके से उनकी लैंग्वेज को स्पेशली। एंड इट वॉज देयर कार्डिनल फेथ दैट ब्रिटिश रूल इंडिया वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियंस।
ये वही थे वो सपोर्टर हैं जो ये इंडियंस के लिए बोलते हैं कि जो ब्रिटिशर्स का रूल है वो इंडियंस के इंटरेस्ट में ही है, ठीक है, डेवलप करेंगे हमको, ये टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे। एज सच दे लुक्ड अपॉन द ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉट एज एन एंटेगोनिस्टिक बट एज एन अलाय। एंटेगोनिस्ट के तौर पर नहीं देखते थे, बस ऐसे सोचते थे कि एक अलाय है हमारा ये, ठीक है, कौन, जो ब्रिटिश एम्पायर है। इन द कोर्स ऑफ देम इन द कोर्स ऑफ टाइम दे बिलीव्ड ब्रिटेन would help them to acquire the capacity to govern themselves in accordance with the highest standard of the west। ये सोचते थे कि इंडियंस को ट्रेंड करेंगे ब्रिटिशर्स एज अ जो है बेसिकली टू गवर्न देमसेल्फ, कैपेबल बनाएंगे हमको ये। सो इनका ये नोशन था उस टाइम पे, हम क्या ही कहें, है ना। इन 1886 दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता सेशन को हेल्ड बेसिकली प्रिसाइड किया और कहा कि ब्लेसिंग्स ऑफ द ब्रिटिश रूल जो है एंड इज रिमार्क वाज चीयर्ड बाय द ऑडियंस। सोचो, हाँ, तो उन्होंने बेसिकली ब्लेसिंग्स ऑफ द ब्रिटिश रूल यहाँ पर बेसिकली इसको ड्वेल किया, ठीक है, एंड इसके रिमार्क्स जितने भी थे इनके रिमार्क्स उनको चीयर किया गया ऑडियंस के थ्रू। अब आपको बता दूं इसके अंदर बेसिकली थे कौन। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय द एफ्लुएंट मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया। मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया थे, मैन ऑफ लीगल यानी कि बैरिस्टर्स, मेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, और जो लिटरेरी इनपुट, लिटरेरी परस्यूअर्स, जर्नलिस्ट, ये सब थे इसके अंदर, ठीक है। अब द आइडियाज इन द मैटर ऑफ दिस मिडिल क्लास हेल्ड द फील्ड एंड गवर्न द कैरेक्टर ऑफ द नेशनल स्ट्रगल। द एजुकेटेड मिडिल क्लास was enamored of the titles and the services under the state and by its training and culture had isolated itself from the। सबसे बड़ी बात तो यही है कि चाहे कुछ भी इन्होंने किया हो लेकिन ये मास से टोटली क्या है, आइसोलेटेड थे। एंड द डेलीगेट्स ऑफ द कांग्रेस सेशन वर मोस्टली ड्रॉन फ्रॉम द सिटीज एंड हैड हार्डली एनी रियल कॉन्टेक्ट विद द मास। ओके, उस टाइम पे जितने भी ऑफिस का ही काम, ऑफिस रिलेटेड वर्क्स ही होते थे इनके, ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर मीटिंग में बैठ करके ये अपना कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन करते थे, है ना, ये ऐसा मानना था इनका, ठीक है। वॉट वी से एट द टाइम द अपील एंड दलील, ठीक है, अपील और दलील करते थे उस टाइम पे, ठीक है। अब जो भी स्टेप्स इनके द्वारा लिए गए ये किस तरीके से बिल्स का क्रिटिसाइज करते थे, यही नहीं सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि जो ब्रिटेन में भी, वहाँ पर भी इन्होंने लॉबी बना रखी थी। दादा भाई नौरोजी इज द वॉज द मेंबर ऑफ जो है पार्लियामेंट। ओके, अब 1885 से 1905 द पॉलिसी ऑफ द मॉडर्न लीडर वॉज और द ओल्ड गार्ड वॉज क्रिटिसाइज एज द पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। इनको बोलते हैं, लाला लाजपत राय ने कहा था इट वॉज द बेस्ट एंड अपॉर्चुनिस्ट मूवमेंट, इट ओपन अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रीचरीज एंड हिपोक्रेट्स, ठीक है, ये कहना था लाला लाजपत राय का जो कि गर्म दल के थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। इट इनेबल्ड सम पीपल टू ट्रेड इन द नेम ऑफ पेट्रियोटिज्म, ठीक है। अ बिग चार्ज अगेंस्ट द मॉडरेट्स वाज देयर लॉयल्टी टू द क्राउन, ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यही थी। तो इनका ये था इन ऑल फर्मनेस, ऐसा कहा इन्होंने कि ये मेन है ना, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, सुनील बनर्जी वर द मोस्ट प्रोग्रेसिव एलिमेंट इन द इंडियन सोसाइटी थ्रू देयर कॉन्ट्रीब्यूट कैन बी एनालाइज्ड, जो हम करेंगे अब, ठीक है। लेकिन आप मेरी बात सुनो, जो ये बेसिकली लाला लाजपत राय हैं, अब इन्होंने क्या एनालिसिस किया था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका भी हमने यहाँ पर एक एनालिसिस लिखा है आगे, तो मैं बताऊँगा आपको उसके अंदर पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो अब इनके बेसिकली एनालिसिस करते हैं इनकी पॉलिसीज़ का क्या है। देखो, सबसे पहले तो ये है कि इनकी जो डिज़ायर था ऑल राउंड प्रोग्रेस था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया होना चाहिए था, सोशल रिफॉर्म होना चाहिए था, मॉडर्न एजुकेशन, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना, ठीक है। उसके अलावा दे अर्नेस्टली विश द बेटरमेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड वर्क टू लिसन द हार्नेस ऑफ द बेसिकली हार्नेस ऑफ द ब्रिटिश रूल, ठीक है, यानी कि अंडर ब्रिटिश रूल रहना चाहते थे और बेटरमेंट करना चाहते थे सोसाइटी का, ठीक है। सो देयर मेन अचीवमेंट वाज द अपॉइंटमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इनका मेजर अचीवमेंट है। 1886 में आया पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके अंदर जो है पब्लिक सर्विस में रिक्रूट किया जाए, विच कॉज डिसअपॉइंटमेंट एंड इनएक्टमेंट ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 विच डिड नॉट मॉडिफाई द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। फर्दर अगर हम देखें तो देयर एफर्ट रिजल्टेड इन द रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन फॉर साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन ऑफ द ICS इन लंडन एंड इंडिया, ठीक है, एक ये जो मेजर फैक्टर हुआ, ठीक है। और बाकी जो वेलबाई कमीशन आया था बाद में इंडियन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, वो भी इन्हीं के ही लॉबी की वजह से आया था। देयर मेथड द यूज़ ऑफ प्रेयर्स, ठीक है, प्रशांत प्रोटेस्टर्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन एजुटेशन करते थे, ब्रॉट अबाउट द पॉलिटिकल मेच्योरिटी, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल मेच्योरिटी का इन्होंने एक एग्जांपल सेट किया, बट दिस इज़ द ऑल जो इनका एनालिसिस था वो मैंने यहाँ पर करके दिखाया आपको। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। देखो इनमें क्या कहा था, इन द ग्रेटेस्ट सर्विस क्या है, परहैप्स द ग्रेटेस्ट सर्विस और द मॉडरेट लीडर वाज द रेंडर्ड व्हेन दे असेस द इकोनॉमिक, देखो मैंने आपसे कहा इकोनॉमिक इम्पैक्ट का एनालिसिस करना ही जो है सबसे बड़ा इनका अचीवमेंट है। एंड दे फोकस्ड ऑन पब्लिक अटेंशन ऑन द फैक्ट दैट इंडियन पॉवर्टी एंड एक्सप्लेन दैट दिस पॉवर्टी वाज लार्जली ड्यू टू द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, यस कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से है, एंड इंडियाज इकोनॉमिक रिसोर्सेज बाय ब्रिटेन, ड्रेन थ्योरी दी दादा भाई नौरोजी दत्त ने, वाचा एंड अदर्स वर ओपन टू इंडिक्ट
एडवांसमेंट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिक रोल इन इंडिया, ठीक है। अब ड्रेन थ्योरी जो थी वॉज यूज एज ए कन्वीनियंट स्टिक बाय द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स टू मेलाइन एंड स्प्लिट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके कंट्रीब्यूशन ही यहीं तक ही सीमित है, इनके कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो है वो लार्जली हम इस पर्सपेक्टिव से कहते हैं कि इकोनॉमिक एरिना में इकोनॉमिक इंपैक्ट जो ब्रिटिश रूल का इन्होंने एक्सपोज किया वो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इन्होंने बाद में जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर आए थे उन्होंने क्या किया, इसी को बाद में ऐसा यूज़ किया एज एन स्टिक अगेंस्ट दी जो ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो गाइज अगले लेसन में मिलते हैं हम। तो अगले लेसन में डिस्कस करेंगे बेसिकली रिलेटेड टू द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी तक हमने बात की जो मॉडरेट फेज था, काफ़ी कुछ पूरा डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। डिबेट्स यस बिल्कुल डिबेट्स हम लेकर के आएंगे, रुक जाओ, जो है अगले पार्ट जो इसके साथ आने वाले हैं, ठीक है। उन पार्ट्स में एक बहुत ही अच्छी डिबेट्स है, ठीक है, बहुत काफ़ी सारी जो कि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल भी है और एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी आपकी बढ़ा देगी, सोचने को आपको मजबूर कर देगी। इस तरीके की डिबेट्स मैंने यहाँ पर डाली है, तो उसको देखना मत भूलना नेक्स्ट पार्ट्स में। तो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैव अ नाइस डे। एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे एफर्ट्स को, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें लाने बाकी है और वो होगा सिर्फ आपके एक सब्सक्रिप्शन से और शेयर से बस, ठीक है। बाकी सब हम कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।